नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। दिल्ली में अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिले हैं सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। शिवपाल यादव की नाराजगी के बीच ये मुलाकात बहुत अहम बताई जा रही है। शिवपाल यादव की सियासत पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। कल ही शिवपाल ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को ट्विटर पर फॉलो किया था। इससे पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर जाकर मिल भी चुके हैं और बड़े फैसले का उन्होंने संकेत दिया है अपने बयानों में। और इसी नाराजगी के बीच में, उनके इन कदमों के बीच में अखिलेश यादव ने दिल्ली में अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। तस्वीरें देख लीजिए आप मुलाकात की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से दिल्ली में जाकर मिले हैं उनके पुत्र सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। अब आपको बताते हैं कि 2 अप्रैल को यानी बीते कल क्या क्या हुआ। सुबह शिवपाल ने ट्विटर पर भाजपा नेताओं को फॉलो किया है। सबसे पहले तो यह हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और दिनेश शर्मा को उन्होंने फॉलो किया और दिन में अपनी पार्टी प्रसपा के ऑफिस भी पहुंच गए शिवपाल यादव। पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। इसके बाद अखिलेश यादव इसी बैठक के बाद अचानक दिल्ली चले गए। दिल्ली में पिता मुलायम सिंह यादव से मिले हैं कल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मुद्दे पर यह मुलाकात, ये चर्चा हुई बताई जा रही है दिल्ली में पिता पुत्र के बीच में। सीधा आपको अब लखनऊ लिए चलते हैं और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं क्या राजनीतिक वातावरण है इन मुलाकातों के बीच में। ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है लगातार, इसके बीच में लखनऊ में क्या वातावरण है, आज क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा जुड़े हुए हैं। विवेक, का राजनीतिक वातावरण खासकर समाजवादी पार्टी के कुनबे से जुड़ा हुआ निश्चित रूप से गर्म हो गया होगा कल इन मुलाकातों के बीच में, इन चीजों के बीच में। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए 6 साल से लगभग 6 साल से ज़्यादा समय हो गया जब चाचा भतीजे के बीच में ये शीत युद्ध चल रहा है और ये अब निर्णायक दौर पर है, अंतिम दौर पर है। शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं, बहुत सारी वजह भी हैं उनकी नाराज़गी की। चुनाव के दौरान उनको जो बेटे के लिए टिकट मांगा था वो नहीं दिया गया, स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन बहुत सारे प्रमुख ऐसे क्षेत्र जहां पर उनका प्रभाव था वहां उनको भेजा ही नहीं गया। इसके अलावा जो एमएलसी के चुनाव हैं वो उसमें भी उनको तवज्जो नहीं दी गई, उसके लिए जो बैठक थी उसमें भी नहीं बुलाया गया, जो विधायक दल की बैठक थी उसमें भी नहीं बुलाया गया, जो नेता प्रतिपक्ष का उनका एक बहुत मजबूत दावा था उसमें भी वो किनारे कर दिए गए। अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए। इतनी सारी वजह है कि अब शिवपाल सिंह का पार्टी में रुकना या अखिलेश यादव से जुड़ा रहना संभव नहीं है और इसको लेकर वो खुद भी कह चुके हैं कि कोई बड़ा फैसला लेंगे। और सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में जाके मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। चुकी शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के एक भाई नहीं, बहुत खास कार्यकर्ता, बहुत खास नेता, बहुत करीबी दोस्त भी हैं और उन्होंने सलाह ली। मुलायम सिंह यादव ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी कदम उठाएं उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। इसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात का, लखनऊ आकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का, उसके बाद ट्विटर पे योगी और मोदी को फॉलो करने का, तो ये सब चीज़ें इशारा कर रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव तय कर चुके हैं कि अब उनको नहीं रहना है समाजवादी पार्टी में या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो उनका एक पार्टी है, गठबंधन किया था उस गठबंधन को भी तोड़ना है और परिवार से भी अलग जाकर, यानी अपर्णा यादव के अलावा शिवपाल सिंह यादव दूसरे ऐसे होंगे। और इसके पीछे भाजपा एक बहुत बड़ा मैसेज भी देना चाहती है कि अगर शिवपाल सिंह यादव को ले आती है तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चोट होगी। 2024 में जो यादव वोट बैंक है उसमें सेंध लगा देगी शिवपाल सिंह यादव के बहाने। अखिलेश इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसीलिए मुलायम सिंह यादव के पास गए हैं और उनसे मुलाकात की है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने भी बहुत ज़्यादा उनको शिवपाल सिंह से जोड़ने के लिए या उनको साथ रखने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाला या कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि उनका रास्ता अलग है, वो नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं, अब उनका रास्ता अलग है। अगर वो भाजपा में जाना चाहते हैं, अपर्णा यादव भी भाजपा में चली गई हैं, वो जाना चाहते हैं तो उनको जाने दो, उनका अपना रास्ता तय करने दो। अखिलेश यादव ने वहाँ पर मुलाकात की। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं वो मुलाकात इस बात को लेकर नहीं थी कि चाचा को कैसे वापस लाया जाए, इस बात को लेकर थी कि अब जो डैमेज होगा वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। यानी 2024 को
चुनाव होने हैं यहाँ पर लोकसभा के, और सबसे ज़्यादा सीटें हैं पूरे देश में। यूपी की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं और यहीं पर जो जीतता है उसी की दिल्ली में सरकार बनती है। इसलिए जो डैमेज होगा, यादव वोट बैंक अगर खिसक जाएगा, कौन सा परसेंट होगा, यादव में भी तमाम जातियां हैं, उसमें से कौन कौन से जो उपजातियां हैं वो कैसे जाएंगी, ये तय किया है वहां पर। इसके अलावा 2024 के लिए वहां पर एक बैठक भी हुई है, चूंकि डीएमके का ऑफिस का उद्घाटन होना था, तो वहां स्टालिन, सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे, उनसे मुलाकात हुई है, बैठक हुई। तो अखिलेश का ये दिल्ली जाना, मुलायम सिंह यादव से मिलना, एक तो परिवार को जोड़ने की बात है कि परिवार को जोड़ें या फिर किसी विकल्प पे गौर करें। इसके अलावा दूसरी जो तैयारी है वो 2024 की तैयारी है। बिल्कुल, ये आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि डीएमके के नए ऑफिस का उद्घाटन था और वहां पर कई बड़े नेता पहुंचे थे विपक्ष के, उनसे भी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। मतलब बड़ी तस्वीर की तरफ देख रहे हैं अखिलेश, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है, जो उनका दल है, उसका राजनीतिक भविष्य कैसे साफ सुथरा रहे, कैसे उज्जवल रहे। हमारे साथ आप बने रहिए। विवेक का बड़ी खबर इसी बीच में लखनऊ से है। सूबे में नवंबर में ही नगर निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। जी हां, नगर विकास विभाग तैयार कर रहा है इस चुनाव का खाका। नए गठित नगर निकायों में वार्डों के गठन, परिसीमन और सीटों के आरक्षण को लेकर मंथन भी कर रहा है नगर विकास विभाग। 2017 में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों में चुनाव हुआ था। इस बार बदले परिसीमन, आबादी और जातिवार जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया है आरक्षण का फॉर्मूला। इस बार 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 517 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। इससे पहले नवगठित निकायों में वार्डों का भी गठन किया जाना है। वार्ड गठन की प्रक्रिया के बाद आरक्षण और फिर मेयर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। विवेक के पास चलते हैं, उनके पास और ज्यादा जानकारी है। विवेक का नवंबर में नगर निकाय चुनाव की बात हो रही है, कुछ जानकारियां मैंने दी परिसीमन के बारे में, आरक्षण के फॉर्मूले के बारे में। इस बारे में और कुछ जो जानकारियां हैं आपके पास, वो हमारे दर्शकों के आप सामने रखिए। देखिए राजेंद्र, जो पिछला नगर निगम का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव हुआ था, निकाय है उसमें पालिका परिषद है, ये चुनाव हुए थे 2011 की जनगणना के आधार पर। इस दौरान आबादी बढ़ी, कई वार्डों का पुनर्गठन हुआ है, बहुत सारे नए वार्ड बने हैं, तो वहाँ पर आरक्षण का समीकरण बदला है, तमाम नए क्षेत्र जुड़े हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र थे या जिला पंचायत के क्षेत्र हुआ करते थे, उनको नगर निगम से जोड़ा गया है। तो अब इस दौर में एक नगर निगम, प्रदेश की अगर बात करें तो एक नगर निगम बढ़ गया है, 2 पालिका परिषद बढ़ गई हैं, इसके अलावा 70 से ज़्यादा पंचायतें बढ़ी। तो बहुत सारा ये जो बढ़ने के कारण सारा समीकरण गड़बड़ा गया है। जहां पर जो आरक्षण था, जो जनगणना जनसंख्या के आंकड़े थे, वो सब नए सिरे से एक तैयार हो रहा है। तो पूरा इसका एक नया खाका तैयार हो रहा है कि किस तरह से बदली परिस्थितियों में, चूंकि पूरे हालात बदल चुके हैं, और बदली परिस्थितियों में कैसे चुनाव होगा, कहां किस तरह का आरक्षण होगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सुरक्षित सीटें थी या अनुसूचित जाति के लिए या महिला के लिए सुरक्षित थी, अब वहां पर आरक्षण बदल जाएगा, चूंकि नए वार्ड जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, जाति आंकड़ा भी बदल गया है। तो पूरे परिवर्तन का, इसको पूरा स्वरूप को एक नए सिरे से तैयार किया जा रहा है कि कैसे आरक्षण की गणित होगी, वार्डों का जो परिसीमन है वो कितना होगा। कुछ वार्ड बड़े हैं, कुछ वार्ड घटे हैं, जो बड़े वार्ड हैं उसमें कुछ जो पुराने वार्ड हैं उनका हिस्सा काट के किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे वार्डों के नाम भी बदले गए हैं। नाम जो प्रमुख अपने जो समाज सेवी रहे हैं, जो प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हो या देश के जो प्रमुख लोग रहे हैं, जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं, उनके नाम पे वार्डों के नाम रखे गए हैं और सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अब की बार का चुनाव यानी पूरी तरह से बदली परिस्थितियों में होगा। मेयरों तक का, जो मेयर हैं, महापौर बनते हैं, उनका आरक्षण की प्रक्रिया बदल जाएगी। वहाँ पर कहीं महिला सीट होगी, कहीं जो अनुसूचित जाति की सीट होगी, सुरक्षित सीट होगी, तो कहीं सामान्य सीट होगी। इन सब का पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है और खाका तैयार करने के बाद ये नवंबर में चर्चा चल रही है कि नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से काम चल रहा है शासन स्तर पर। और अगले साल अगर हम देखें तो चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएंगी। अभी एमएलसी का चुनाव चल रहा है, नवंबर में नगर निगम का चुनाव हो जाएगा, निकाय का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद अगले साल से तैयारी जुट जाएंगी लोकसभा के चुनाव में। तो लोकसभा के चुनाव से पहले इस चुनाव को कराने की तैयारी है। चूंकि देखिए पंचायत चुनाव हो चुका है, जमीनी स्तर पर जो वार्ड स्तर है, बूथ स्तर है, वहां पर मजबूती आ चुकी है, गांव-गांव मजबूती आ चुकी है। अब
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नगर निगम के चुनाव को उतनी प्रभावी तरीके से कराया जाए ताकि जो अगले 2024 का रास्ता है वो प्रशस्त हो सके, वो खुल सके। और जितनी मजबूती नगर निगम के चुनाव से मिलती है उतनी मतलब अगर हम कहें विधानसभा चुनाव तो एक आधार है, नगर निकाय चुनाव आधार होता है, अपने वार्ड होंगे, अपने पार्षद समझ में आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसलिए इन चुनाव पर बहुत खास फोकस रहेगा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक त्रिपाठी, तमाम जानकारियों के लिए। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी के काशी दौरे की बात करते हैं। सीएम योगी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वाराणसी आ रहे हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आएंगे और साथ में उनके काशी के पूरे कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री यहां पर नेपाली मंदिर से संलग्न वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि 2014 के बाद किसी नेपाली शासक का वाराणसी में यह पहला दौरा है। सैकड़ों सालों के बाद यह पहला मौका है जब नेपाल के शासक यहां पर शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। इससे पहले 1784 में नेपाल नरेश रणबहादुर वीर विक्रम शाह ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के अनुकृति वाले नेपाली मंदिर और धर्मशाला का शिलान्यास किया था। लोकार्पण की दृष्टि से 235 साल बाद और शिलान्यास की दृष्टि से 238 साल बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। चलिए आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं। क्या तैयारियां हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर वाराणसी में, और कैसे कार्यक्रम उनका आगे बढ़ेगा, क्या बहुत विशेष होने वाला है, इस बारे में बताने के लिए नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए नीतीश, जो जानकारी आपके पास है। राजेंद्र जी, शेर बहादुर देउबा का आज आगमन है, नेपाल के प्रधानमंत्री का आज आगमन है और पूरे बनारस में आप देखें ये सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं 15 जगहों पर। जब एयरपोर्ट से नेपाल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ काशी में प्रवेश करेंगे और जो काशी के शहर में प्रवेश का जो द्वार है उस चौराहे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें ये अयोध्या का प्रसिद्ध नृत्य है और इसके साथ ही अगर पीछे देखें तो कर्मा नृत्य जो पूर्वांचल और खासतौर पे सोनभद्र जनपद का ये जो ऊपर जो महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं पीले वस्त्रों में, वो कर्मा नृत्य है और पहचान कहा जाता है ये नृत्य। तो इसको यहाँ पर करके और उनका स्वागत किया जाएगा। आज काशी की सड़कों पर पूरा पूर्वांचल आपको दिखेगा और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की झांकियां दिखाई जाएंगी। पूरी काशी को सजाया गया है, हर ओर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करेंगे और जो लोग इस सांस्कृतिक आयोजन को कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप देखिए ये व्यक्ति हैं जिनके हाथों में भारत और नेपाल का झंडा है। कहा जाता है कि भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का संबंध होता है। तो आप दोनों झंडे लेकर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग यहाँ पे स्वागत का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि जो बनारस है, जो हमारा इंडिया है, उनका भव्य रूप से स्वागत कर रहे हैं हम लोग। और उनके स्वागत में ये सारे लोक नृत्य हो रहे हैं। अयोध्या का लोक नृत्य, फरवाही लोक नृत्य और जो पारंपरिक फरवाही लोक नृत्य है, जो सारे शुभ अवसरों पे ये नृत्य किया जाता है। जी, और आपके पीछे कर्मा लोक नृत्य जो सोनभद्र का लोक नृत्य चल रहा है। कब पहुंचेंगे नीतीश? ये नृत्य कार्यक्रम वहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुल 15 लोक नृत्य जो है अलग अलग क्षेत्रों के उनको प्रस्तुत किया जा रहा है नीतीश, लेकिन वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे, उनको कैसे रिसीव किया जाएगा, और जो नौकरशाही है वाराणसी की या फिर नेपाल से जुड़े जो लोग हैं या नेपाली मूल के लोग जो वाराणसी में हैं, वो कैसे आज पूरे दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबद्ध रहेंगे? जो कार्यक्रम है 9 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे नेपाल के और यूपी के मुख्यमंत्री उनको रिसीव करेंगे और इसके बाद यहाँ से सबसे पहले बाबा काल भैरव के मंदिर, उसके बाद बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में जाएंगे और उसके बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में भी जाएंगे। कहते हैं कि नेपाल नरेश का वो मंदिर है और बिल्कुल जिस तरह से नेपाल के पशुपतिनाथ का मंदिर है उसी तरह से काष्ठ कला को प्रदर्शित करता है काशी में ये मंदिर। तो वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद जो उनके साथ जो दल आया हुआ है उसके साथ बैठक है और द्विपक्षीय वार्ता भी होगी काशी में। अब देखिए ये चौराहे किस तरह से सजे हुए हैं राजेंद्र जी, हर तरफ आपको भारत और नेपाल के झंडे लगे हुए दिखाई देंगे और इसके साथ बैनर पोस्टर भी लगे हुए दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, जो लोग यहाँ पर सड़कों पर घूम रहे हैं, ये देखिए झंडे लेकर ये लोगों के बीच झंडे बांट रहे हैं लोग। और आज
काशी में भारत नेपाल की जो मैत्री है उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो आप लोग झंडे बांट रहे हैं जी, क्या उद्देश्य है? हम कार्यकर्ताओं में आज उत्साह का माहौल है। अभी थोड़ी देर में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और अधिक यहाँ जुटेंगे और भव्य स्वागत किया जाएगा नेपाल के प्रधानमंत्री। तो लोगों के बीच ये झंडे बांटकर लोग खड़े रहे या घूमते रहे, मतलब पूरी काशी में आज नेपाल और भारत की जो मैत्री है उसको दिखाने का प्रयास। आज हम कार्यकर्ता और जनता सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी का यही स्वागत करेंगे, झंडों के साथ, नेपाल के झंडे और भारत के झंडे। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और कहते हैं कि काशी में स्वागत की एक अलग परंपरा होती है, एक अलग मिजाज होता है इसको प्रदर्शित भी करने का। तो किस मिजाज में प्रदर्शित? देखिए, जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी बनारस आते हैं, जनता मंत्री हैं वो, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री तो सांसद है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, तो जब भी बनारस आते हैं बहुत उत्साह देखने को मिलता है जनता के बीच में। इस बार भी एक नई तरह से और नए जोश के साथ उत्साह दिखेगा, क्योंकि इस बार नेपाल के प्रधानमंत्री भी बनारस आ रहे हैं। उत्साह दिखेगा, उत्साह बहुत रहा है आपके दोनों हाथों में जी जी जी। और आप पूरी तरह से पोशाक बना के नेपाल और भारत के झंडे जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं नीतीश, और कुछ और भी लोग हैं। नेपाल और भारत के झंडे जरूर दिखाएं, बातचीत करते रहे आप, इनकी भावनाएं व्यक्त करते रहे। जी जी राजेंद्र जी, ये आप देखिए, इनके हाथों में ये झंडे जो है वो एक हाथ में भारत का झंडा है और एक हाथ में नेपाल का झंडा है, और ये लोगों के बीच झंडे दे रहे हैं। संदेश है भारत नेपाल मैत्री को दर्शाना। और एक बार फिर से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं इनके पास चलते हैं, इनके मनोभाव को जानते हैं कि आज जब ये स्वागत में अपने सांस्कृतिक नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं तो इनके मन में क्या है। नेपाल के प्रधानमंत्री आप लोगों के सामने होंगे, और आप लोगों ने कैसी तैयारियां की हैं, किस तरह की? बहुत अच्छा, हम सब आए हैं यहाँ पर बनारस में। तो ये किशोर और युवा जो हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इनके चेहरे पर प्रसन्नता और उत्साह साफ साफ देखा जा सकता है। नीतीश, आपने बात की, ये तस्वीरें दिखाई, नेपाल और भारत के झंडे लेकर भी लोग तैयार हैं और वो इस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तो एक यूफोरिया है वाराणसी में, वहाँ के लोगों में नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। नीतीश ने लगातार बात की, तस्वीरें आपको दिखाई। नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए और इन जानकारियों के लिए। सुबह 9 बजे नेपाल के प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे, और इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर, कॉरिडोर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। वाराणसी पहुंचते ही शनिवार की शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के अफसरों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वाराणसी पुलिस के आला अफसर मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को वहां की कानून व्यवस्था के बारे में सारी जानकारियां दी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। सरकारी कामकाज को रफ्तार देने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार। जी हां, जल्द जिलों के प्रभारी मंत्री और नोडल अफसर भी नियुक्त किए जाएंगे। कई मंत्रियों को एक से ज्यादा जिले का प्रभार मिलेगा, क्योंकि नई सरकार में अभी तक 52 लोग मंत्री बने हैं, जबकि जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है। कई मंत्रियों को एक से अधिक जिलों का प्रभार दिया जाएगा। नोडल अधिकारियों की भी नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। फोन लाइन पर है विवेक त्रिपाठी। विवेक, का निश्चित रूप से शासन में प्रभार दिए जाने की परंपरा है, पिछली बार भी हमने देखा, इस बार क्या और नया हो सकता है? देखिए राजेंद्र, नई सरकार है, योगी 2.0 का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल बन चुका है, 75 विभाग जनपद हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा सिर्फ 52 ही मंत्री अभी तक बने हैं। तो निश्चित तौर पर 52 मंत्री बने हैं, चूंकि सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका है और चुनौती अब की बार अपने ही काम से है। पिछली बार तो चूंकि समाजवादी पार्टी पहले रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, 2017 में सरकार बनाई, तो चुनौती पिछले कार्यकाल से थी, यानी समाजवादी पार्टी के कामों से थी। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी की चुनौती अपने ही काम से है। जो अपना काम उन्होंने 2017 से 22 तक किया है, उसी को आगे बढ़ाना है, उसी को बेहतर करना है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। इसलिए मंत्रियों और अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है कि किस किस जिले में किस किस मंत्री की तैनाती रहेगी। कई जिले ऐसे हैं जहां पर कई मंत्री ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा जिले दिए जा सकते हैं, क्योंकि 52 मंत्री ही बने हैं अभी, और हालांकि 8 मंत्री अभी और बनने की चर्चा है, लेकिन वो कब बनेंगे ये अभी तय नहीं है। जब पूरा मंत्रिमंडल गठित हो जाएगा उसके बाद अन्य जो मंत्री बनेंगे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन और नोडल अफसरों की जो बात है, कई IAS अफसर ऐसे हैं जो रिटायर
हो चुके हैं, कई IAS अफसर जो है रिटायर होने वाले हैं, ऐसे लोगों को मंत्रियों के साथ तैनात नहीं किया जाएगा। उनके लिए नई सूची बनाई जा रही है। नियुक्ति विभाग इस बारे में कार्रवाई कर रहा है, एक खाका तैयार कर रहा है कि कौन कौन मंत्री होंगे, कौन कौन अधिकारी होंगे। और फिर उसके बाद आपने कहा कि खाका तैयार कर रहा है नियुक्ति विभाग, उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।